हेलो एवरीवन, जैसा आप लोग का पता है कि हमारा क्लास 2 दिन तो रेगुलर चला था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश गैप हो गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। थोड़े काम की वजह से हम कहीं चले गए थे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। कोई बात नहीं, जहाँ से छोड़े थे वहीं से लगातार स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। बस ज़्यादा बातचीत बीच में करेंगे, क्लास के बीच में हम बात कर लेंगे। बाकी आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको उस समस्या का समाधान देंगे, उससे दिक्कत नहीं है। बाकी जितना कुछ होता है वो आपको करते चलना है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जहाँ से छोड़े थे, जैसा कि हम लोग रासायनिक फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, और उसी चैप्टर को लगातार जहाँ हम छोड़े हैं वहीं से उससे आगे चलते हैं कि आगे उसमें है क्या, कैसे है, क्या पढ़ना है। आपको भी पता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जान चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में अभिक्रिया करके एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तथा समीकरण क्या होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो विस्तार रूप होता है अभिक्रिया को, उसको संकेत के रूप से या उसके सूत्र के माध्यम से लिख देना, यानी संक्षिप्त रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतना कुछ पढ़ चुके थे और कुछ सूत्र याद करने के लिए हम दिए थे, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट और कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट, फिर पोटास-एलम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और चीनी, और क्या था, एक और था, क्या नाम था उसका, नीला थोथा, हरा थोथा, लाल दवा, सबका समान नाम में भी बताए थे हम। हरा थोथा क्या होता है, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, और जो नीला थोथा वो होता है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। मतलब इसका रासायनिक नाम है और साधारण नाम भी है, जो प्रचलित नाम है। जैसे उसके हरा थोथा प्रचलित नाम है और रासायनिक नाम क्या है, हरा थोथा का रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। तो ये सारा चीज़ हम कुछ लिखा दिए थे, और बाकी जो सूत्र था 30-35 वो छोटा लेक्चर 5-10 मिनट का लेक्चर करके उसको हम दे दिए थे। तो चलिए, हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जान गए थे, अब जानते हैं कि समीकरण कैसा कैसा होता है। एक होता है कंकालिक समीकरण, एक होता है संतुलित समीकरण। तो कंकालिक समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, इसको जानने के बाद हम चलेंगे अगले पोर्शन पे, अभिक्रिया पे। अभिक्रिया के प्रकार, उसके प्रकार जानेंगे, कैसे अभिक्रिया होता है, ये सारा चीज़ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आज पहले समीकरण के बारे में बात करेंगे कि समीकरण जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित, एक होता है कंकाली समीकरण। ये दोनों को पहले हम निपटाएंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंकालिक समीकरण से। कंकालिक समीकरण होता क्या है, पहले आप लिखिए कंकालिक समीकरण। ये टॉपिक है, आपको लिखते चलना है। कंकाली रासायनिक समीकरण। आशा करते हैं कि आपको बढ़िया दिख रहा होगा, सूझ रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ पता चलना चाहिए आपको। तो ये है कंकालिक रासायनिक समीकरण। कंकालिक रासायनिक समीकरण होता क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए, H2 + O2 देता है H2O। ये आपको भी पता है कि यह अभी समीकरण है, ठीक है, हम भी जान रहे हैं यह समीकरण है। लेकिन क्या यह संतुलित है या कंकालिक रासायनिक समीकरण है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि हाँ, कंकालिक समीकरण क्या होता है। तो आपको पहले एग्जाम्पल से हम बता देते हैं। जैसे कि आपको इधर देखिए, H2 में कितने परमाणु हैं, आपको संख्या देखना है। अभी सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको पहले आप इसमें संख्या देखिए कि H2 कितना है, इसमें H2 कितने उपलब्ध हैं। इधर आप देखिए H2 2 उपलब्ध है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपलब्ध है। इधर देखिए H2 कितना उपलब्ध है, 2 परमाणु उपलब्ध है, यानी कि
H2 तो बराबर हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्या है, बराबर है अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। लेकिन ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखिए, इधर कितना परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन इधर 1 परमाणु है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ बराबर नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी में 1 केजी चीनी को घोलते हैं, तो क्या होगा, आप खुद से बताइए। यदि आप 2 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 1 केजी चीनी को घोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर 2 लीटर पानी लिए, 1 केजी उसमें चीनी डाल दिए, उसको घोलने लगे, पूरी तरह से घोल गया, यानी कि वो घुल गया, शरबत का निर्माण हो गया, वो अभिक्रिया हो गया। क्या वो 2 केजी ही बचेगा कि 3 केजी हो जाएगा? आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जब उसमें 2 लीटर पानी में 1 केजी चीनी को मिक्स किया गया तो वो ऑलरेडी 3 लीटर में परिवर्तन हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 केजी चीनी घुला है। मतलब ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, उसमें जो है वो 1 केजी घुल गया, यानी कि उसमें मिक्स हो गया। पानी का वजन बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि उसी में जाके घुला है, यानी कि अलग चला गया है, पानी के अंदर ही घुला है। इसका मतलब है कि यह परमाणु संख्या, जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है, इधर जाके 1 बचेगा कि इधर बराबर आना चाहिए, आना चाहिए। तो यही चीज को जब आप बिना संतुलित किए हुए, यानी कि इधर ऑक्सीजन को 2 परमाणु है, इधर 1 है, यदि इसी प्रकार से लिख दिया जाए तो इसी को बोला जाता है कंकालिक समीकरण, यानी कि बिना संतुलित किए हुए लिखा जाए। कैसे? जब रासायनिक समीकरण को बिना संतुलन का लिखा जाता है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस दैट्स ऑल क्लियर, बस इतना ही होता है। आपको बस याद करने में थोड़ा सा समझना होगा, बिना समझ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना अच्छे से आप समझिएगा, जितने कूल माइंड से आप उसको देखिए, किसी परिभाषा को लिखा देने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लिखा देंगे, ठीक है, इसको लिखाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट लिखा सकते हैं कि वो वैसे रासायनिक समीकरण जो बिना संतुलित का लिखा जा सकता है, यानी कि वो संतुलित ना हो, बिना संतुलित किए हुए लिखा जाता है, उसे कंकालिक रासायनिक समीकरण होता है। आप भी लिख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में कब आएगा, जब आप बढ़िया से समझिएगा। आपको यह चीज पता होना चाहिए कि हाँ, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित है और कैसे असंतुलित है, यह चीज आपको आना चाहिए। नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यही चीज है, जैसे ऑक्सीजन के यहाँ जो परमाणु है, इधर तो 2 है, लेकिन इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो जल बन रहा है, H2 क्या होता है, जल होता है। जल जो बन रहा है, मान के चलिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। इधर 2 केजी 2 केजी कितना हुआ, 4 केजी, केजी में लेकर के चलिए, केजी में तो अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। अब तो हाइड्रोजन गैस, इसको काम में हाइड्रोजन को नापते हैं, गैस को अलग चीज में लीटर में भी नापा जाता है, LPG गैस वगैरह। तो वैसे मान लीजिए इसको लीटर में ना सही, केजी में लेकर के चलिए। 2 केजी हाइड्रोजन है, 2 केजी ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन इधर बन कितना रहा है, मिक्स तो जो 2 2 4 हुआ, लेकिन यहाँ बन कितना रहा है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी कि 2 और 1 3। 1 केजी कहाँ गया, ये कहाँ गया, 1 केजी गया कहाँ? सोचने योग्य बात नहीं है। अब जब 2 2 मिला रहे हैं तो 4 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संतुलित तो नहीं है। मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, अप डाउन वाला जो गेम आता है, खेले कि नहीं, इधर बैठ के खेले होंगे, श्योर बात है, बचपन में हर कोई खेलता है। डंटा भी लगा के कहीं कहीं आरी पे भी खेल लेता है बच्चा लोग। तो वो चीज़ आप देखिए, इधर ज़्यादा जब वजन रहेगा, इधर कम रहेगा, तो हालांकि ये बात है कि हाँ, ये दब जाएगा, ये उठ जाएगा, इसका मतलब संतुलित नहीं है। ये अप में ये है, डाउन में ये है, संतुलित नहीं। संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि हाँ, संतुलित क्या होता है। संतुलित का मतलब होता है कि दोनों, ये जैसे है, आपको इसको वजन पे रखना है, मापना है। तो अगर ये 200 ग्राम है और इधर अगर 250 ग्राम किया जाए तो ऑलरेडी ये अप में, डाउन में चला जाएगा, ये अप हो जाएगा, यानी संतुलित तो नहीं रहा, संतुलित तो नहीं बना रहा। तो ये चीज को आपको समझना होगा। संतुलन का मतलब होता है बराबर होना चाहिए। बस जब तक आप ऐसा नहीं समझिएगा तब तक आपको कोई चीज याद जल्दी नहीं होगा, और याद करने के लिए पहले उस चीज को समझना होता है।
और जैसे जैसे आप समझिएगा, जैसे जैसे आप उसको अपने अंदर विजुअलाइज कीजिएगा, तब आपको अच्छा से याद करने में भी मजा आएगा, आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप अच्छा से पढ़ नहीं रहे हैं। किसी चीज को याद करने से पहले उसको समझना होता है। ठीक है, हम आपको यहाँ लिखा देते हैं, कोई बात नहीं, हम आए ही हैं पढ़ाने, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको लिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, बिना समझे हुए कुछ नहीं कर पाइएगा आप। तो ये जो होता है रासायनिक, वो कंकालिक रासायनिक समीकरण होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब आप लिख भी लीजिए कि रासायनिक यानी कि जो कंकालिक रासायनिक समीकरण होता है वो होता क्या है। जब किसी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए हुए लिखा जाता है, बिना संतुलित जब किसी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए लिखा जाता है, जब किसी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए लिखा जाता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण दिख रहा है पूरा ना। जब किसी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए लिखा जाता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बस इतना सा है इसका परिभाषा। डेफिनेशन पढ़ने में हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप यदि एग्जाम्पल से एक एक चीज समझे रहिएगा तो आपको ये चीज याद करने में थोड़ा सा भी टाइम न लगेगा। जब किसी रासायनिक समीकरण को बिना संतुलित किए लिखा जाता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब तक आप पूरी तरह से इस बात को नहीं समझ सकते तब तक आपको याद करने में, रट के तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं बच्चा लोग रटने में माहिर होता है, कुछ कुछ रट के ही बहुत कुछ याद करता है। रट के तो याद करना ही है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आप यदि समझिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपना लैंग्वेज भी देना होता है, अपने तरीका से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा लैंग्वेज है। लैंग्वेज मेरा क्या है, मतलब हम इसको, ये जो बुक में दिया है उसको पढ़ के हम बता दें। आप खुद से भी ये चीज लिख सकते हैं कि हाँ, वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं किया हुआ होता है, क्या चीज, अपने तरह से लिखना होता है। वो रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं किया होता है, उनके परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर नहीं होते हैं, उसे कंकालिक समीकरण कहते हैं। अरे बहुत सारे तरीके हैं लिखने का, समझ में बस आना चाहिए। दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल आप बहुत सारा देख सकते हैं, एक नहीं है। जैसे H2 + O2 देता है H2O, Mg + O2 देता है MgO, और भी है C + O2 देता है CO2, बहुत सारे हैं, ETC, इससे एक्स्ट्रा बहुत सारा है। तो जब तक उसको दोनों तरफ बराबर ना किया जाए तब तक ये क्या है, कंकालिक रासायनिक समीकरण है। यहां तक समझ में आ गया?
अब देखिए हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब आपको जितना द्रव्यमान, जैसे अभिकारक के तरफ है, मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए। जितना प्रोडक्ट की तरफ है उतना रिएक्टेंट की तरफ होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट 10 है तो प्रोडक्ट 20 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, मतलब इधर उधर चला जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है कि दोनों तरफ द्रव्यमान सेम होना चाहिए। यदि आप इधर 5 ले रहे हैं, यदि दो वस्तु आपस में भी क्रिया कर रहे हैं और दोनों वस्तु मिला करके 5 हो रहे हैं तो उधर भी 5 होना चाहिए। 10 हो रहे हैं तो उधर भी 10 होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट जितना है उतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, अभिकारक जितना है उतना उत्पाद बनना चाहिए। ये होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि वैसे रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं, मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब डिफिनेशन बहुत छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा याद हो जाएगा, उससे टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, जब तक आप अच्छे से उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, आपका पढ़ना व्यर्थ है। बहुत अच्छे से समझना पड़ता है किसी चीज को। तो देखिए इसके बाद होता है आपका कंकालिक रासायनिक समीकरण के बाद क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये आपका हेडिंग है इसलिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको भी पता चलना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसे रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अवहेलना न करता हो, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब आपको हम 2-3 चीज मिक्स किए हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित हो, द्रव्यमान, अरे लाइन चल गया, देखिए देखिए कहाँ से दिक्कत है, इन्वर्टर चालू कीजिए। हाँ तो अभी लाइट कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गया था तो और आ भी जाएगा, दिक्कत नहीं है। और उधर से वो देना मार्कर वगैरह रख दिए थे बगल में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लाइन वगैरह कट जाता है तो हम लोग पानी उनी लाओ नहीं यार, एक आध बोतल। हाँ तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वह रासायनिक समीकरण या वैसे रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। क्या चीज, वैसे रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर
वैसे रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई भी एक चीज लिख सकते हो, या करके हम दो को लिख दिए हैं। या तो नियम पर आधारित होते हैं या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। तो ये जो है ये आपका डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है, आप इसको बोल सकते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं या द्रव्यमान संरक्षण का नियम करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का परमाणु संख्या समान होता है, दोनों तरफ इक्वल होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लिख के संतुलित करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट पानी पीने दीजिए थोड़ा सा। जैसे कि ऊपर आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखिए आप, ये क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण है। इसी को आप संतुलित कीजिए। H2 + O2 देता क्या है, H2O। अब देखिए ये कंकालिक रासायनिक समीकरण है। क्या है, कंकालिक रासायनिक समीकरण। लेकिन आप इसको दोनों तरफ द्रव्यमान सम्मान करना है या परमाणु संख्या सम्मान करना है, यानी कि बराबर करना है। जितना रिएक्टेंट की तरफ है उतना प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको ये क्या, हाइड्रोजन के कितने परमाणु नजर आ रहे हैं? दिखाई तो दे रहा होगा ना, कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, ये श्योर है कि दिखाई दे रहा होगा। ये जो है कितने, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 है, और ऑक्सीजन के 2 है। लेकिन इधर प्रोडक्ट की तरफ कितना है? हाइड्रोजन के तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन के 1 है। बस इसी चीज को संतुलित करना है इसमें, और कुछ भी नहीं। और संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित होता है। देखिए कैसे संतुलित होगा। पहले आप ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। इधर 2 है, इधर 1 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तुरंत बाद हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 2 और 2, 2 दूना के 4, यानी कि इधर 2 है तो इधर 4 करना होगा, यानी 2। 2H2 + O2 देता है 2H2O। ये आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। सेकेंड को आप देख लीजिए, Mg + O2 देता है MgO। इसमें भी वही हाल है। इधर O कितना है? 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए संतुलित, जब जो संख्या पहले दिया होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये नहीं कि जोड़ना होता है, पहले लगाना होता है। ये सारा चीज आपको आना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 2 लगा दिए। बच्चा लोग करता क्या है हड़बड़ में, Mg + O2 देता है MgO। संतुलित करना है, यहाँ 2 है,
mg इधर है, ये है, यहाँ भी 2 है, O के सामने 2 लगा दिए, वाह हो गया संतुलित। गधा ऐसे भी नहीं करना है, याद होना चाहिए कि हाँ उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, गुणज के रूप में लिखना है। नहीं तो बच्चा लोग करता है कि चलो मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, O के साथ 2 लगा देते हैं, हो जाएगा ऑक्सीजन 2। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो तत्व होगा या जो भी रासायनिक सूत्र होगा उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, गुणज के रूप में लिखना होता है संतुलित करते समय। याद रखना इस बात को, नहीं तो लल्लू लाल की तरह आल जाल काम मत करते रहना, यहाँ ऐसे तो ऐसे दिमाग मत एक्स्ट्रा लगाते रहना। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन mg भी 2 हो गया, इसीलिए इसके मल्टीप्लाई में भी 2 लिखा जाएगा। ये भी हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए देंगे, आपको होमवर्क में दिया जाएगा ताकि आप अपने से संतुलित कर सके। संतुलित करने सीखना होता है। पहले एक आप विधि सीख लीजिए, आप एक विधि जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आपके बुक में जैसे ही संतुलित रासायनिक का समीकरण पढ़िएगा, उसके जस्ट बाद है एक संतुलित करने का नियम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या चीज? हिट एंड ट्रायल विधि आपके बुक में दिया हुआ है। किताब मेरे पास तो अभी बुक उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि मोबाइल में बहुत सारा ऐसा ऐप है जो कि आपको बुक के दर्शन करा सकते हैं। NCERT 10th विज्ञान और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ देख लो, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नियम, इसी को हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, यहाँ देखो ये है तुम्हारा यौगिक के पहले यौगिक को पहले संतुलित किए जाने चाहिए। मतलब विधि जो दिया हुआ है बहुत सारा संतुलित किया हुआ है आपको इस तरह से। आप चाहे तो आपके पास बुक होगा तो देख सकते हैं, नहीं तो बुक मिलेगा ही, और बुक लेना ही अति आवश्यक है। किताब जितना जल्दी हो सकता है आप खरीद लीजिए, आपके लिए ही बेहतर है। और किताब खरीदने से आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। किताब जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको किताब से रीडिंग करना होता है। जो चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है वो आपके बुक में है कि नहीं, आपको पता भी चलना चाहिए। रीडिंग करने से पता चलेगा कि हाँ जो सर बता रहे हैं, जो चीज़ लिखा रहे हैं, क्या बुक में है या नहीं है। हम हालांकि बुक से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए ना। आपके बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 6 में। किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्या चीज़? 2 अभी नहीं, आप पहले संतुलित करने का नियम सीख लीजिए। इसके बाद संतुलित कैसे किया जाता है पहले यहाँ तक लिखिए। ऊपर वाला तो लिख लिए होंगे, इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जल्दी में जल्दी आगे बढ़ना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि हो ही गया होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नहीं तो ऐसे भी वीडियो को अपलोड किया जाता है, आप उसको पॉज करके रोक करके भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन भी चल रहा होता तो आपको PDF के रूप में दिया जाता। अभी तो उतना सुविधा नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना है उतना देने का कोशिश पूरी तरह से किया जा रहा है। आपके बुक में कौन सा विधि दिया हुआ है? हिट एंड ट्रायल विधि।
तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। संतुलित करने का हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड क्या है? ट्रायल विधि। ये आपके बुक के अंदर है। क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि से क्या किया जाता है? समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि ये जो है ये क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि। ये क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि। हिट एंड ट्रायल क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि है। अब ये विधि कैसे काम करता है आपको समझ में आना चाहिए। आपके सामने एक अभिक्रिया है, जैसे कि आप लिख सकते हैं Fe3 प्लस H2O देता है। क्या देता है? Fe3O4 प्लस H2 ये आपका दे रहा है। तो अब आप इसको संतुलित कैसे कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। ये चीज आपको आना चाहिए। पहले आप इसका 3 कॉलम बनाइएगा। पहले आपको विधि, ये चीज समझ में आना चाहिए। पहले आपके पास 3 कॉलम होना चाहिए। ये आपके पास 3 कॉलम हो गए, 1 2 3। अब इसके ऊपर देखिए आपको क्या चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या रहेंगे? यौगिक, जो यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे Fe3, तो यहाँ आप यौगिक लिख सकते हैं। आपकी किताब में भी इसी तरह से दिया होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई भी चीज का एक नियम कायदे कानून होते हैं। इसमें है कि नहीं? ये चीज देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल है, इसमें भी है, वही चीज है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। Fe3O4H2। अब देखिए इसको संतुलित कैसे किया जाता है। पहले परमाणु, यहाँ पे जो परमाणु है उसको पहले लिखेंगे। क्या चीज? परमाणुओं का नाम। कौन कौन है? Fe है, और क्या है? H है, और O है। अरे बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन नको लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें करना क्या है आपको ये चीज पता चल जाएगा। पहले आप देखिए, इसके बाद क्या लिखना है? अभिकारक। अभिकारक के परमाणु की संख्या, अभिकारक के पूरा लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए बुक में क्या दिया हुआ है। हाँ, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में। देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ हो जाएगा।
अभिकारक में कितने परमाणु की संख्या है? Fe के कितने हैं? ध्यान से देखिए, आपको समझ में सब कुछ आएगा। Fe के कितने हैं? Fe3 एक है, एक है ना जी। और उत्पाद में Fe3 कितना है? एक है। अब देखिए इसमें H कितना है? यहाँ पे H 2 है और O कितना है? 1 है। ये चीज आपको आना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप इसको संतुलित कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सीख जाइएगा। संतुलित करने के लिए पहले धीरे धीरे सीखना पड़ता है। Fe3 इधर भी एक है, इधर भी एक Fe3 एक है, और इधर H कितना है? H2 एक है, इधर H2 एक है, इधर भी H2 कितना है? इधर H 2 है, इधर H 2 है, यानी कि क्या है? H तो संतुलित है। लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर कितना है? 4 है। अब देखो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करो। ऑक्सीजन को संतुलित जैसे ही करोगे कुछ कुछ चीज संतुलित होने लगेंगे। पहले ये देखना है कि पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, इधर कितना है? 1 है। तो करना कितना होगा? इधर पहले 4 करना होगा। तो देखो इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 ऑक्सीजन हो गया, हो गया ना? ऐसा नहीं ना है कि नहीं हुआ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। अभी क्रिया गलती लिखे है काजी, बुक में क्या दिया है? Fe3 यहाँ Fe3 नहीं होगा जी, Fe प्लस H2O, इसमें यही दिया है ना? हाँ गलती से, सॉरी गलती से लिखा गया था यहाँ Fe3, मिस्टेक से हो गया था, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ सिर्फ 1 होगा, इधर कितना है? 3 है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, तभी तो कहीं की गलती कैसे हो रहा है। इधर Fe कितना है? 3 है। अब देखिए आपका ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 इधर भी 4 हो गया ना? अब देखिए करना क्या है, ऑक्सीजन के बाद चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन ऑलरेडी दोनों तरफ संतुलित है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब देखिए चलते हैं आयरन Fe के तरफ। तो Fe के तरफ चलने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, इधर कितना है? 3 है, इधर क्या करना है? 3 करना है। 1 उपलब्ध है, 3 से गुना कर देते हैं, क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखो हर तरफ से तुमको बराबर नजर आएंगे। अब देखो कहाँ पे वो लगाना है, O के सामने गुना किधर किए हो? इधर देखो ब्लैक से कर देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए। इधर तुम लोग कोई भी कांड कर सकते हो। अब देखो हम लोग क्या किए हैं? अभिकारक की तरफ मल्टीप्लाई किए हैं ना? इसका मतलब हमको अभिकारक के गुणज, अभिकारक के तरफ गुणज के रूप में लिखना है। क्या चीज? जो संख्या हम लिखे हैं, पहले ऑक्सीजन को लिखते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे था? यहाँ पे है। गुणज के रूप में कितना लिखना है? 4। अब थोड़ा सा अभिक्रिया में उथल पुथल मचेगा, कहे कि आप जैसे ही 4 लिखिएगा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ कितना हो गया? कितना हो गया? समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। अरे हर जगह खाली मिस्टेक हो रहा है। इधर कितना है? 2 न है हाइड्रोजन। लिखने में गलती हो जा रहा है जी, देखना ध्यान से, पहले मिला लेने दो। 1 मिनट पहले हमको बढ़िया से मिला लेने दो। अब क्रिया सही है ना? Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O देता है Fe3O4 प्लस H2। तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है, और
ये ऑक्सीजन का ना है जी, ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन में 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाँ दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हमसे गलती कैसे हो रहा है, Fe3O4, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे H2 यहाँ बराबर O को तो बराबर कर दिए, 4 4 हो गया O बराबर, लेकिन देखो हुआ क्या, यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहाँ भी 2 था, संतुलित था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब देखो इसको करना है 8, तो यहाँ क्या करोगे तुम, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ, 8 हो गया। अब इसको 4 को उत्पाद की तरफ मल्टीप्लाई किया है ना, यहां तुम 4 बैठा दो। अब देखो क्या क्या संतुलित हो गया, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि एक के बारे में सब कुछ सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस तुम एफर्ट डालोगे उस पर, जितना एफर्ट लगाओगे उतना कुछ सीख पाओगे। देखो ऑक्सीजन का अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या समान हो गया, हाइड्रोजन का भी कर लिया। अब देखते हैं आयरन की तरफ, आयरन भी हम कर लिए थे, लगा के देख लेते हैं एक बार, किधर, अभिकारक की तरफ 3, यही ना था, यही किए हैं, नीचे देख लो, जो नीचे लिखे हैं बस ऊपर लगाए हैं। मतलब आपको इतना सरल है समीकरण को, हमको तो डायरेक्ट करने आता है जी, ये वाला हमको नियम भी उतना, तुम जब करने लगोगे तो नियम का आता है, पता है, नियम भाड़ में जाए, नियम से तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी तुमको समझ में आने लग जाएगा। प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ऑलरेडी तुम अपने हिसाब से करने लगोगे इसको, इस नियम की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। हाँ शुरुआत में नियम इसलिए बताया जाता है ताकि आप थोड़ा ध्यान दे सको, नहीं तो तुम इसको करने लगोगे तो ऑलरेडी सब कुछ आने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप करने लगोगे। देख लो शुरुआत में ऑक्सीजन को हम संतुलित किए थे, ऑक्सीजन को जैसे ही संतुलित किए थोड़ा सा हाइड्रोजन में उथल पुथल हुआ था, थोड़ा बहुत होगा, तुमको खुद वो अभिक्रिया देखने से समझ में आने लगेगा। ये चीज का तुम ये मत करना कि हाँ ऐसे होगा तो कैसे करेंगे, तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो वो गड़बड़ तुम खुद पकड़ने लगोगे, इसमें तुमको अक बकाना नहीं है। ये चीज दिक्कत नहीं है कि आपको आपसे नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये चीज समझ में आ गया, जैसे ही आप इसको संतुलित करने लगिएगा आपको सब कुछ अपने ऑटोमेटिक होने लगेगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, चलिए यहां तक लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे और आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके बुक से ही होमवर्क है, ताकि आपको जो चीज़ समझा दिया गया उस पर आप होमवर्क बना सकते हैं। अभिक्रिया हम दे दे रहे हैं, उसको आपको संतुलित करने की कोशिश करनी है, ये नहीं है कि नहीं करना है। ये मत सारे लोग सोचना कि हाँ सर थोड़ी देखने आ रहे हैं, बनेगा तब भी, नहीं बनेगा तब भी, कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए है, नहीं करोगे तुम समझो। तुम्हारा पेज नंबर क्या था, वो पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, और संतुलित करना है उसका संकेत के माध्यम से लिख के हम डायरेक्ट हिंदी में लिख दे रहे हैं। क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हम लिख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए
निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में है आपका क्या है, हाँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये फर्स्ट है। सेकंड आपका है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। ये आपको इसका संकेत खुद से लिखना होगा। आप प्रयास कीजिएगा, हम जब बता दिए हैं लिखने का कोशिश कीजिएगा। वैसे हम आते आते पहले इसी को बताएंगे, इसके बाद कुछ करेंगे। और तीसरा है आपका सोडियम प्लस जल देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड प्लस जल हाइड्रोजन। ये है आपका रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखना है। ये है आपका HW, मतलब होमवर्क। घर पे आपको इसका प्रयास करना है और कुछ नहीं। और पता है हमारे गांव में आए थे कुछ स्मार्ट मीटर वाले, लाइन का स्मार्ट मीटर। वाह क्या बात है, कितना बढ़िया देश तरक्की कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है जो कि हमारे देश को स्मार्ट स्कूल की, स्मार्ट शिक्षा की और स्मार्ट शिक्षक की ज़रूरत है। वहाँ पे स्मार्ट मीटर दिया जा रहा है। देखो कितना तरक्की कर रहा है हमारा देश। अब तुम ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ स्मार्ट शिक्षा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्मार्ट तरीके से इस बच्चों को क्या कहते हैं शिक्षा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ तुम सरकारी स्कूल में जाओ, बच्चे को घूमते पाओगे। अभी तुम बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, क्या बोलते हैं, पुअर फैमिली से, जो बच्चा स्कूल खाने के लिए जाता होगा। तुमको रियलिटी बता दे रहे हैं, वो पढ़ने नहीं जाता है, वो बस खाने जाता है वहाँ पे। ये सच्चाई है, हमारे देश की सच्चाई है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लगता होगा कि नहीं, बच्चा वहाँ से मेहनत करके, वहाँ से बहुत सारा बच्चा ऐसे गांव के बच्चे हैं जो झोला में क्या बोलते हैं उसको, थाली लेकर के और वहाँ पे खाना लेकर के और फिर खाना को घरे लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे स्कूल है सरकारी, और उसमें भी कुछ कुछ टीचर ऐसे हैं कि बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खाने देते हैं। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता रहे हैं। जो बच्चा गांव के आसपास का होता है, जैसे जहाँ स्कूल है, मान के चलिए आपके घर के आसपास स्कूल है, वहाँ पे खाना बना हुआ है। अब बच्चा आसपास के जो गरीब का बच्चा होता है,
वो जिस समय लंच होता है वहाँ पे आ जाता है, सिर्फ खाने की वजह से आता है कि चलो 2 कवर खाना मिल जाता है उसको। और उसमें भी कुछ टीचर को तकलीफ होती है कि ये स्कूल नहीं आया था तो इसको कहाँ से खाना दिया जाए। अरे यार, अपने कोई टीचर अपने घर से थोड़ी दे रहे हो, कोई भी टीचर है, सरकारी टीचर है, ठीक है, सम्मान करते हैं सरकारी टीचर का कि बहुत सारे मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं, लेकिन कम से कम गरीब का जो उसका निवाला मत छीनिए। अगर 2 कौर खा ही लगा तो क्या ही आपका नुकसान हो जाएगा, जब ऊपर से सरकार हर चीज़ दे रही है तो आपको उसमें क्या दिक्कत है। मान लीजिए आसपास का बच्चा आता है, आप गिनती करके उसके हिसाब से खाना बनाइए। आप उसको जो आपका MDM होता है, जो आपका जो खाना का आपको पैसा मिलता है, आप यहाँ से जितना बना कर भेजिएगा उसका तो वो खर्चा पूरा देता है, आपको तो अपने घर से देना नहीं है। कम से कम गरीब बच्चों को, ठीक है आप नहीं अच्छी शिक्षा दे सकते तो कम से कम उसको खाना में ऐसे मत उठा दीजिए कि कितने टीचर ऐसे भी होते हैं जो उसको उठा करके कहीं भेज देते हैं कि जाओ घरे, तुम स्कूल नहीं आए हो। अरे ये सब गलत चीज़ है, थोड़ा मैनेज करना अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ाई में लगे रहिए और अपना करियर बनाइए, बाकी सब ठीक है। वेल डन। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।